Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, चैप्टर 6, इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स। बच्चों, इस चैप्टर में हम ऐसी ग्लोबल प्रॉब्लम्स को समझेंगे जिनका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ता है। ये चैप्टर आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें से अक्सर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए पूरे फोकस के साथ शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि आज हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। हम शुरू करेंगे एक इंट्रोडक्शन से, जिसमें हम समझेंगे कि इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स होती क्या है। उसके बाद हम ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, टेररिज्म और रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम्स को एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे और आखिर में एक कंक्लूजन के साथ चैप्टर को समराइज करेंगे। ये स्ट्रक्चर आपको एग्जाम आंसर्स लिखने में बहुत हेल्प करेगा। तो बच्चों, हमारा पहला सवाल है, व्हाट आर इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स? देखिए, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो किसी एक देश की सीमा में बंदी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, ग्लोबल वार्मिंग। क्या सिर्फ इंडिया इसे अकेले सॉल्व कर सकता है? नहीं। या फिर सोचिए कोविड-19 पैंडेमिक के बारे में। इसने पूरी दुनिया को अफेक्ट किया। ऐसी प्रॉब्लम्स जिनका असर पूरे विश्व पर पड़ता है और जिन्हें सॉल्व करने के लिए सभी देशों को मिलकर काम करना पड़ता है, उन्हें ही हम इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स कहते हैं। हमारी लिस्ट में पहली और सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स, यानी मानव अधिकार। ये वो बेसिक राइट्स हैं, वो बुनियादी अधिकार हैं जो हर इंसान को एक डिग्निफाइड यानी इज्जत से भरी गरिमापूर्ण लाइफ जीने के लिए ज़रूरी हैं। ये कॉन्सेप्ट पूरी दुनिया में एक अच्छी सोसाइटी की नींव यानी फाउंडेशन माना जाता है। चलिए इसको और गहराई से समझते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स का आइडिया, ये कॉन्सेप्ट आखिर आया कहाँ से? बच्चों, इसकी जड़ें नेचुरल राइट्स के कॉन्सेप्ट में है। नेचुरल राइट्स का मतलब है वो अधिकार जो हमें बाय बर्थ मिलते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम इंसान हैं। ये राइट्स हमें कोई देता नहीं, ये नेचुरली हमारे हैं। इसी आइडिया से ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। सिंपल शब्दों में, अ ह्यूमन बीइंग इज बॉर्न विथ राइट्स। अगर हम हिस्ट्री के पन्नों को पलटकर देखें तो इस कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा ताकत मिली दो बड़ी क्रांतियों से, द अमेरिकन रेवोल्यूशन एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। इन रेवोल्यूशंस ने पूरी दुनिया के सामने कुछ फंडामेंटल वैल्यूज, कुछ मूल्य रखे। कौन से मूल्य? लिबर्टी यानी आजादी, इक्वालिटी यानी समानता, फ्रैटर्निटी यानी भाईचारा और जस्टिस यानी न्याय। इन रेवोल्यूशंस ने साफ कहा कि ये सभी ह्यूमन राइट्स हैं और हर इंसान का इस पर अधिकार है। चलिए अब इस टाइमलाइन की हेल्प से हम ह्यूमन राइट्स की पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। ये डेट्स और इवेंट्स आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इन्हें नोट कर लीजिए। सबसे पहले अमेरिकन और फ्रेंच रेवोल्यूशन से इसका कंसेप्ट उभर कर सामने आया। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तबाही के बाद 1945 में यूनाइटेड नेशंस बना। इसके ठीक बाद 10 दिसंबर 1948 को यूएन ने यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट किया और इसीलिए हर साल 10 दिसंबर को हम ह्यूमन राइट्स डे मनाते हैं। फिर 1966 में दो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल कवेनेंट्स यानी समझौते साइन हुए, जिन्होंने इन राइट्स को इंटरनेशनल लॉ का हिस्सा बना दिया। और फाइनली हमारे देश इंडिया ने 1993 में ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट पास किया। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके 1 मार्क क्वेश्चंस या एमसीक्यूज में सीधा आ सकता है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसके बारे में हमने अभी बात की, उसमें टोटल कितने आर्टिकल्स हैं? द आंसर इज 30। जी हाँ, इसमें 30 आर्टिकल्स हैं जो अलग अलग तरह के राइट्स को कवर करते हैं, जैसे सिविल राइट्स यानी नागरिक अधिकार, इकोनॉमिक राइट्स जैसे काम करने का अधिकार, और सोशल राइट्स जैसे एजुकेशन और हेल्थ का अधिकार। ये नंबर 30 आपको हमेशा याद रखना है। बच्चों, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि ह्यूमन राइट्स का कॉन्सेप्ट रुका हुआ नहीं है। ये टाइम के साथ बदलता रहता है, इवॉल्व होता है। आज की मॉडर्न दुनिया में ह्यूमन राइट्स के सामने कई नए खतरे, नए थ्रेट्स आ गए हैं, जैसे कि रेसिज्म यानी नस्ल भेद, बॉर्डर डिस्प्यूट्स, आतंकवाद, कंटेजियस डिजीजेस जैसे कोविड-19, नेचुरल डिजास्टर्स और एक बहुत बड़ा खतरा, थ्रेट टू द एनवायरनमेंट। इन सभी इश्यूज की वजह से ह्यूमन राइट्स का स्कोप अब और भी बड़ा हो गया। चलिए अब अपने देश इंडिया की बात करते हैं। भारत में ह्यूमन राइट्स को क्या जगह दी गई है? हमें यह जानकर प्राउड फील करना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ह्यूमन राइट्स को फंडामेंटल राइट्स का दर्जा दिया गया है। इसका मतलब है कि ये हमारे मौलिक अधिकार हैं। इन राइट्स को कोई हमसे छीन नहीं सकता और इनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी सीधे सरकार और कोर्ट्स की है। अब हम अपने अगले इंटरनेशनल प्रॉब्लम पर चलते हैं, जो है एनवायरनमेंट यानी पर्यावरण। ये हम सब की एक शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक साझी जिम्मेदारी है। इनफैक्ट, जैसे हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया, आज एक साफ सुथरा एनवायरनमेंट, एक क्लीन एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना भी ह्यूमन राइट्स का ही एक इंपॉर्टेंट हिस्सा माना जाता है। हमारा अस्तित्व, हमारी एग्जिस्टेंस इस प्रकृति से, नेचर से गहराई से जुड़ी हुई है।
इसलिए आज पूरी दुनिया ये मानती है कि एक सिक्योर एनवायरनमेंट यानी एक साफ और सुरक्षित माहौल हर इंसान का एक इम्पॉर्टेंट ह्यूमन राइट है। क्योंकि सोचिए, अगर हमारा एनवायरनमेंट ही सेफ नहीं होगा तो हमारा राइट टू लाइफ और राइट टू हेल्थ जैसे अधिकार भी खतरे में पड़ जाएंगे। इसलिए पर्यावरण की रक्षा करना मानव अधिकारों की रक्षा करने के बराबर है। तो ये ग्लोबल अवेयरनेस, ये जागरूकता आई कब? इसकी एक फॉर्मल शुरुआत हुई 22 अप्रैल 1970 को, जब पहली बार अर्थ डे मनाया गया। इस दिन ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा कि हमें अपने प्लैनेट को बचाने के लिए कुछ करना होगा। एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी, वार्निंग दी कि लार्ज स्केल इंडस्ट्रियलाइजेशन और एनर्जी की बढ़ती जरूरत से हमारा एनवायरनमेंट तेजी से खराब हो रहा है। इन्वायरमेंटल डिक्लाइन यानी पर्यावरण के विनाश के असर अब हमें साफ साफ दिख रहे हैं। कई प्लांट्स और एनिमल्स की स्पीसीज हमेशा के लिए खत्म हो रही हैं, एक्सटिंक्ट हो रही हैं। पीने के पानी की कमी यानी वाटर शॉर्टेज एक ग्लोबल क्राइसिस बन चुका है। ग्लोबल वार्मिंग से मौसम का पूरा पैटर्न बिगड़ रहा है। हमारी नदियां और समुद्र गंदे हो रहे हैं, ओजोन लेयर पतली हो रही है और इसकी वजह से नई नई बीमारियां सामने आ रही हैं। इन प्रॉब्लम से निपटने के लिए दुनिया के देशों ने कई इंपॉर्टेंट मीटिंग्स और कॉन्फ्रेंसेस की हैं। एग्जाम के लिए इनके नेम्स और ईयर्स इंपॉर्टेंट हैं। स्टेप 1 1972 की स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, फिर स्टेप 2 1992 का रियो अर्थ समिट, जहां सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट सामने आया। स्टेप 3 1997 का क्योटो प्रोटोकॉल और स्टेप 4 2015 का पेरिस एग्रीमेंट, जहां लगभग सभी देशों ने मिलकर ग्लोबल वार्मिंग को रोकने का संकल्प लिया। अब हम आते हैं हमारे तीसरे और एक बहुत ही गंभीर टॉपिक पर, टेररिज्म, जिसे हम हिंदी में आतंकवाद कहते हैं। ये आज के समय की एक सबसे बड़ी चुनौती है, एक ग्लोबल थ्रेट टू सिक्योरिटी। क्योंकि इसका कोई देश नहीं होता, इसलिए कोई भी देश इसे अकेला नहीं लड़ सकता। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को ठीक से समझते हैं। टेररिज्म क्या है? ये एक प्लान्ड और ऑर्गेनाइज्ड वायलेंस है। इसका टारगेट कोई आर्मी नहीं, बल्कि आम और मासूम लोग, कॉमन एंड इनोसेंट पीपल होते हैं। और मकसद क्या होता है? मकसद होता है सोसाइटी में डर और दहशत फैलाना, ताकि वो अपने पॉलिटिकल गोल्स पूरे कर सके। ट्रेडिशनल वॉर यानी पारंपरिक युद्ध और टेररिज्म में एक बेसिक फर्क है, जिसे समझना बहुत जरूरी है। ट्रेडिशनल वॉर दो या ज्यादा देशों की आर्मीज के बीच एक डिफाइंड बैटलफील्ड पे लड़ा जाता है, लेकिन टेररिज्म इससे बिल्कुल अलग है। ये नॉन स्टेट एक्टर्स यानी टेररिस्ट ग्रुप्स करते हैं। इनका एम किसी देश की सरकार को चैलेंज करना होता है और इसका कोई फिक्स बैटलफील्ड नहीं होता। आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में कहीं भी अटैक कर सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक एक ऐसा इशू है जो बहुत ही सेंसिटिव और ह्यूमन है, द प्रॉब्लम ऑफ रेफ्यूजीज। हिंदी में हम इन्हें कहते हैं शरणार्थी। जब दुनिया में कहीं भी कोई संकट आता है, चाहे वो युद्ध हो या कोई नेचुरल डिजास्टर, तो उसका एक इंसानी चेहरा होता है, और वो चेहरा है इन शरणार्थियों का। ये उन लोगों की सच्चाई है जिन्हें अपना देश, अपना घर, अपना सब कुछ छोड़कर अनजान जगहों पर जाना पड़ता है। जब लोगों को वॉर, परसिक्यूशन यानी अत्याचार या किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से मजबूरन अपना देश छोड़ना पड़ता है, तो वो बन जाते हैं रेफ्यूजीज। उन्हें किसी दूसरे देश में शरण लेने के लिए, शेल्टर लेने के लिए मजबूर होना पड़ता। एक रेफ्यूजी की जिंदगी मुश्किलों से भरी होती है। उनके सामने कई चैलेंजेस होते हैं। सबसे पहला चैलेंज तो यही है कि एक सेफ जगह ढूंढना। सफ़र में उन्हें फिजिकल और इमोशनल स्ट्रेस से गुजरना पड़ता है। खाने पीने की कमी, बीमारियां, और अगर वो किसी तरह एक सेफ जगह पहुंच भी जाते हैं तो वहां की नई भाषा और नए कल्चर में एडजस्ट करना भी एक बड़ी चुनौती होती है। अब इस सिचुएशन के दूसरा पहलू भी समझना जरूरी है। जो देश इन रेफ्यूजीज को शरण देते हैं, उन्हें हम होस्ट नेशंस कहते हैं। उनके सामने भी कई प्रॉब्लम्स आती हैं। जब अचानक से बहुत सारे लोग आ जाते हैं तो उस देश की इकोनॉमी पर बहुत स्ट्रेन यानी दबाव पड़ता है। जरूरी चीजों की कमी हो सकती है। वहां के लोकल लोगों को अपनी नौकरी खोने का डर लगता है, और कई बार लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स भी खड़ी हो जाती हैं। तो बच्चों, हमने ह्यूमन राइट्स, एनवायरनमेंट, टेररिज्म और रेफ्यूजीज, इन सभी इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स को समझा। अब सवाल उठता है कि इनका सॉल्यूशन क्या है, आगे का रास्ता क्या है। चलिए इन सभी डॉट्स को कनेक्ट करके एक पीसफुल फ्यूचर का रास्ता ढूंढते हैं और इस चैप्टर को कंक्लूड करते हैं। इस चैप्टर का सबसे बड़ा टेक अवे ये है कि ये सारी प्रॉब्लम्स आपस में जुड़ी हुई हैं, इंटरकनेक्टेड हैं। ग्लोबल पीस यानी वैश्विक शांति तभी पॉसिबल है जब हम इन सभी फ्रंट्स पर एक साथ काम करें। हमें सभी के ह्यूमन राइट्स को सुरक्षित करना होगा, एनवायरनमेंट को मिलकर प्रोटेक्ट करना होगा, टेररिज्म को जड़ से मिटाना होगा, आपस में इंटरनेशनल कोऑपरेशन को बढ़ाना होगा और रेफ्यूजीज की मदद करनी होगी। तो बच्चों, ये चैप्टर यहाँ खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले मैं आप सब के लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूँ। एज अ रिस्पॉन्सिबल यंग सिटीजन,
इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपका क्या रोल हो सकता है? आप अपने लेवल पर क्या कर सकते हैं, चाहे वो एक पेड़ लगाना हो या गलत के खिलाफ आवाज उठाना हो? इस पर जरूर सोचना, क्योंकि कल का बेहतर भविष्य आप ही बनाएंगे। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity.